Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget subscribe and like। अपने क्या चल रहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रही थी। उसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या चीजें देखी थी। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखा था। फर्स्ट चैप्टर हो चुका था अपना। अब कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर में क्या था? उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। उसके अंतर्गत अपन ने कौन कौन सी चीजें देखी थी। सबसे पहले उपभोक्ता की डेफिनेशन देखी। उपभोक्ता की डेफिनेशन देखी तो उपभोक्ता में क्या था? उपभोक्ता हम थे। क्यों? किसी भी चीज की आवश्यकता किसको होती है? हमें होती है। फिर अपन ने उपयोगिता की डेफिनेशन देखी। उपयोगिता में क्या था? उपयोगिता के अंतर्गत अपन किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं तो अपन को उससे कितनी संतुष्टि मिल रही है। अपन फोन में चलाते तो अब ये होता है कि अपन ने चलो कितनी देर फोन चलाया, अपन को उससे इतनी संतुष्टि मिल गई, अब से और फोन नहीं चलाया जाएगा। यूं सोचते हैं आज के लिए इतना काफी है। तो किसको संतुष्टि किसको मिलती है? हर चीज की हमें ही मिलती है। चलाना यूज करना किसको होता है? हमें यूज करना होता है। खाना सब कुछ क्या करना होता है? हमें ही करना होता है। बट वो कितनी देर तक करना, कितनी देर तक नहीं करना, वो सब किस पे डिपेंड करता है? वो भी हम पर ही डिपेंड करता है। वो देखी थी। फिर उपयोगिता व्यवहार देखे थे। उपयोगिता व्यवहार कितने थे? गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में कितने टाइप थे? दो थे, कुल और सीमांत। उसके अंदर फॉर्मूले देखे थे अपन ने दोनों में। उसके बाद क्या देखा था अपन ने? उपयोगिता सीमांत उपयोगिता हास नियम देखा था। सीमांत उपयोगिता हास नियम किसने दिया था? गोसेन ने दिया था। ये चीजें देखी थी। 1854 में दिया था ना, 1854 में दिया था। मैंने ये भी बोला था कि एसओ के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? उपभोक्ता का इष्टतम संतुष्टि का बिंदु देखा था। उसके बाद अपन ने क्या देखा? उससे पहले अपन ने देखा था अधिमान वक्र या तटस्थ वक्र देखा था। तटस्थ वक्र के अंतर्गत ये चीजें देखी थी कि अपन ने कि एक दूसरे को नहीं छूते हैं और न एक नीचे नहीं, एक दूसरे को काटते नहीं है। उसके बाद ये है ना, नीचे टच नहीं होते लाइन के, एक्स लाइन को टच नहीं करते। ये देखा था अपन ने, एक्स और वाई लाइन को टच नहीं करते। ये चीजें देख ली थी। तीनों का मांग वक्र मतलब तीनों का तटस्थ वक्र भी अलग अलग बना के अपन ने देखा था। उसके बाद इष्टतम बिंदु देखा था उपभोक्ता का। उसके बाद बजट देखा था। बजट क्यों बनाते हैं अपन कोई भी चीज है, किसी भी चीज की अपन को जरूरत होती है तो अपन को ये भी पता है कि अपन को मतलब किसी और नई चीज को देखते हैं या फिर किसी और के पास वो चीजें देखते हैं तो अपन उसको मांग करते हैं कि अपन को भी चाहिए, बट उस टाइम बजट होना चाहिए। बजट नहीं है तो अपन किस तरीके से उसको व्यवस्थित करके वो सामान खरीदना है तो किस तरीके से खरीदेंगे, वो चीजें देखी थी अपन ने। बजट इसलिए बना था। बजट के अंतर्गत भी वक्र था, वो देखा। फिर अपन ने देखा मांग का नियम, मांग का वक्र और मांग का नियम देखा। उसके अंतर्गत अपन ने उसमें भी वक्र था, वो बनाया था। उसके बाद क्या देखा अपन ने? बाजार मांग देखा। बाजार मांग के अंतर्गत है ना, जो मांग वक्र था उसके अंतर्गत कीमत की उन सबकी डेफिनेशन भी देखी थी अपन ने। फिर बाजार मांग देखा। बाजार मांग में क्या मतलब, मांग वक्र में क्या था कि सिर्फ एक व्यक्ति की मांग को देखा जा रहा था और बाजार मांग में क्या था? सभी व्यक्तियों की मांग को देखा जा रहा था। उसके बाद अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? मांग की लोच लास्ट टॉपिक था। उसमें मांग की श्रेणियां पढ़ ली थी। मांग की श्रेणियां कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी। पांचों के मैंने अलग अलग डायग्राम बना के बता दिए थे तुम लोगों को। अब जो है वो मांग की लोच की विधिया है। कितनी? कीमत लोच की विधिया। अब वो देख रहे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मांग की कीमत लोच की 3 विधियां है। आनुपातिक या प्रतिशत विधि, ज्यामिति विधि, कुल व्यय विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इस विधि में मांग की कीमत लोच मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है। ईडी मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ईडी बराबर मांग में परिवर्तन बटा या प्रारंभिक मांग बटा कीमत में परिवर्तन या प्रारंभिक मांग। इसमें लिखा हुआ है डेल्टा, डेल्टा एक्स डेल्टा क्यू बटा क्यू, डेल्टा पी बटा पी। इसका है P1 Q1 माइनस क्यू बटा क्यू, P1 माइनस पी बटा पी इक्वल है ना डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बटा क्यू। एक चीज याद हो तुम लोगों को, अपन ने जब मांग का नियम पढ़ा था उसके अंतर्गत ये फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। मांग में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं अपन। ठीक है, ये वाला जो है वो देख चुके हैं। इसके अंतर्गत अपन ने सवाल भी था, वो भी देखा था। नहीं याद हो तो मैंने एक सवाल था जो मैंने घर पर करने के लिए भी दिया था, याद हो तो आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन की विधि है। तो इसमें इस विधि में मांग की कीमत लोच मतलब मांग में जो भी लोच है कीमत की वो देखेंगे। फिर उसमें आनुपातिक परिवर्तन मतलब कितना डिफरेंट आ रहा है या प्रतिशत में परिवर्तन आ रहा है, या तो मांग में परिवर्तन हो या प्रतिशत में परिवर्तन हो का आनुपातिक परिवर्तन हो या प्रतिशत में परिवर्तन हो का कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन का भाग देने से प्राप्त होती है।
मतलब क्या है, कीमत में भाग देने से प्राप्त होती है। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, वही है मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, है या नहीं है। ईडी का मतलब है, ईडी का मतलब क्या है, मांग की कीमत लोच, ठीक है। फिर यही है ईडी मांग में परिवर्तन या प्रारंभिक मांग बटा कीमत में परिवर्तन या प्रारंभिक मांग। तो मैंने इसका तुम लोगों को एक सूत्र सवाल बताया था, पुरानी केले की कीमत 5 रुपए है और मांग 15 है, और नई केले की कीमत 7 रुपए है और मांग 12 है। तो मांग में परिवर्तन बताइए। इस टाइप का सवाल मैंने करवाया था तुम लोगों को, करवाया था कि नहीं करवाया था। इसमें सबसे पहले P1 किसको मतलब P नॉर्मल जो P है, एक तो नॉर्मल P है, नॉर्मल P किसको मानेंगे, 5 को मानेंगे। नई कीमत क्या है, 7 रुपए है, तो 7 P1 मान लिया उसको, ठीक है। फिर पहले क्या थी, Q मतलब मांग कितनी थी, 15 थी, और बाद में कितनी हो गई, 12 हो गई। अब क्या है इसमें, Q1 में जो Q1 है, ये Q1 है, Q1 में क्या माइनस करना है, 15, तो यहाँ पर 12 है। कौन सा देखो, Q1 माइनस Q, तो इसमें देखो 12 माइनस 15 बटा कितना आएंगे, यहाँ पर कौन सा नॉर्मल Q बता रहा है, नॉर्मल Q कितना है, 15 है, 15, तो यहाँ पर कितने माइनस के 3 बटा 15 कटे, कटते एक नहीं कटते, 1 बटा 5 किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा का ऐसा किस में करेंगे, P में करेंगे। P कितनी है, 7 माइनस 5 बटा 7, ठीक है, तो कितना है, 2 बटा 7, प्लस में आएगा, क्यों, प्लस वाला बड़ा है। उसके बाद अपन को क्या देखना है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, ये चीज देखो, यहाँ पर क्या है, डेल्टा है क्या है, डेल्टा में है, तो मतलब ये किस में आ गया, अभी डेल्टा में नहीं आया। अभी अपन को इस तरीके से लिखना है, किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। तो अपन इस तरीके से सबसे पहले लिख देते हैं। अपन को इस तरीके से लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेल्टा Q बटा Q इक्वल, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें, एक मिनट हो, इसके नीचे नहीं दिख रहा तुम लोगों को, तो मैं यहीं पे साइड में कर देती हूँ। ये चीज ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा पास में लेके जा रही हूँ, तुम लोगों को दिख नहीं रहा इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 2 बटा 5, एक मिनट यहाँ पे 8 कर देते, 10 कर देते, कीमत कितनी कर देते, 10 कर देते, ठीक है, ताकि तुम्हें काटने में आसानी हो जाए एक बार। तो यहाँ पर कितने बचे, 5 बचे, 5 बटा 7, ठीक है। उसके बाद अपन को ये करना है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले डेल्टा Q है, तो डेल्टा Q का क्या आ रहा है, 1 बटा 5 माइनस में आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, P है, डेल्टा P वाले को लेना, तो क्या आ रहा है, 7 बटा 5, 7 बटा 5 आ रहा है। तो अपन इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा ही करेंगे ना। देखो यहाँ पे उल्टा किया नहीं किया, पहले डेल्टा वालों को, तो 1 बटा 5 इंटू ये माइनस में, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है 7 बटा 5, उल्टा कर दिया, क्यों, यहाँ पे देखो P ऊपर आ रहा है, Q नीचे जा रहा है, तो P ऊपर आ गया, Q नीचे चला गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 25 बटा 7 बटा 25 आंसर आ गया अपने। तो कितना परिवर्तन हो रहा है, 7 बटा 25 का हो रहा है। अपन ने ये चीजें देखी थी, अपन ने जो कल सवाल किया था उसमें इस तरीके से किया था, सीधा प्रतिशत में आ रहा था। यहाँ पर थोड़ा सवाल ऊपर नीचे हो गया, जिस वजह से क्या संख्या ऊपर नीचे होगी तो आंसर भी ऊपर नीचे ही आने वाला। यहाँ पे पॉइंट में आने वाला आंसर, तो पॉइंट वाला तुम लोग करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है, और नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तो अपन एक नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैंने ये भी बोला था तुम लोगों को ये एसओ के पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब जो है अपनी नेक्स्ट विधि क्या है, ज्यामिति विधि, और मैंने एक और ऐसा सवाल दिया था जो मैं अब तुम लोगों को दे देती हूँ, तुम लोग कर लेना। यहाँ पर कुछ नहीं कर रही हूँ, ये
केले की जो पुरानी कीमत है उसको 20 रुपए मान रहे हैं, और जो मांग है उसे कितनी मान रही हूँ मैं, 40 मांग रही हूँ। कितनी मान रही हूँ, 40 मान रही हूँ। और यहाँ पर सेकंड कीमत मान रहे हैं अपन 30, और मांग कितनी मांग रहे हैं, 30। मांग भी कितनी मान रहे हैं, 30 मान रहे हैं। तो अब हिसाब से ये सवाल कर लेना, एक प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है, और इजी भी हो जाएगा। अब जो है अपनी कौन सी ज्यामिति विधि है, एक मिनट। अब इसके बाद ज्यामिति विधि पढ़ा रही हूं मैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो एक बार पीछे करके देख लेना और ले लेना, ठीक है। आज ये लास्ट क्लास है, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। ज्यामिति विधि चल रही थी, सेकंड विधि, फर्स्ट विधि जो थी अपन ने पढ़ ली थी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ज्यामिति विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच की गणना में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कीमत लोच की गणना में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कीमत लोच की गणना में प्रयोग किया जाता है। मतलब अपन जो ये कीमत लोच ना, पॉइंट क्या है, कीमत लोच की गणना में अपन विधिया, मतलब अपन ने है ना इससे पहले श्रेणियां पढ़ी थी। श्रेणियां कितनी थी, 5 थी, पूर्ण लोचदार, बेलोचदार, ये सारी श्रेणियां अपन ने पढ़ी थी। मैंने उनके सबके अलग अलग डायग्राम भी बनाए थे। सबसे फर्स्ट वाले का डायग्राम क्या था, इस टाइप का था, ये डी, फिर बीच में इक्वल इस तरीके का था। उसके बाद फिर से एक डायग्राम था, वो इस तरीके का था। फिर एक और डायग्राम था, इस टाइप का था। मैं अब छोटे बना रही हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं इसलिए, इस तरीके का था। ये सारे डायग्राम तुम लोग देख चुके हो, देखे थे या नहीं देखे थे तुम लोगों ने ये डायग्राम? अपन ने ये डायग्राम पढ़े थे, इस तरीके के 5 डायग्राम मतलब थे। तो अपन ने इसी तरीके डायग्राम पढ़ लिए थे। अब मैंने बोला था कि इसी तरीके के डायग्राम वापस से क्या बनेंगे, फिर इसको अपन एक ही डायग्राम बनाएंगे। तुम्हारी बुक में ये वाला डायग्राम में मैंने ये भी बताया था नहीं बताया था। इसमें सबसे पहले ई इक्विटी, यहाँ पे ईडी लगा देना सब जगह। मैंने यहाँ पे ई लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ईडी इक्विटी, ईडी इक्वल नहीं है, ठीक है, एक से मतलब ये एक से ज्यादा होगा, ईडी इक्वल 1, ईडी एक से कम होगा, क्या होगा, सॉरी कम के लिए मैंने उल्टा निशान लगा दिया, एक से ज्यादा एक से कम, इक्वल ईडी 0। ये देखी थी अपन ने चीजें, अभी मैंने यहाँ पे अपने जगह नहीं है, ठीक है। चित्र में ए बी एक सरल रेखीय मांग फलन है, पी एक बिंदु है जो इस मांग वक्र को 2 हिस्सों में पी बी तथा पी ए में बांटता है। पी बिंदु पर लोच का मापन मांग वक्र का निचला हिस्सा तथा वक्र के ऊपरी हिस्से का अनुपात होता है। इसका मतलब ये है कि ए बी क्या है, एक सरल रेखा है। मतलब कौन सी, ये देखो ए और बी क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। फिर पी एक बिंदु है, पी कौन सा बिंदु है, ये देखो पी, ये वाला बिंदु दिख रहा है, ये वाला बिंदु पी है, बिंदु है जो इस मांग वक्र को क्या कर रहा है, 2 हिस्सों में विभाजित कर रहा है। इस मांग वक्र को क्या कर रहा है, 2 वक्रों में विभाजित कर रहा है। कौन कौन से, ए पी बी। पी का है, पी तो ये रहा, बी का है ये रहा, ठीक है, सबसे पहला, और तथा पी ए में बांटता है। पी कौन सा, ये रहा, और ए कौन सा, ये रहा। मतलब इन दोनों को इक्वल करके आधा कर दिया, ठीक है। और जो ये पी है वो कौन सा है, मध्य बिंदु, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, मध्य बिंदु है, यहाँ मांग की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है पी बिंदु पर लोच का मापन मांग वक्र का निचला हिस्सा तथा ऊपरी हिस्से का अनुपात होता है। मतलब यहाँ पर जो मांग वक्र है, मांग वक्र का मापन करने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है और इस हिस्से को लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या है, ईडी क्या है, पी बिंदु पर, ईडी है क्या है, पी बिंदु पर है। पी बिंदु कहाँ है, बीच जगह है, सबसे पहले बीच वाला लिया अपन ने, बीच वाला लिया, बीच वाला कहाँ पे, ये देखो पी का है, फिर पी है तो पी बी है और पी ए है। निचला हिस्सा, सबसे पहले निचला हिस्सा लिया और फिर कौन सा लिया, ऊपरी हिस्सा लिया, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या ले रहे, निचला हिस्सा ले रहे, और नीचे वाले में क्या ले रहे, ऊपरी हिस्सा ले रहे, मतलब उल्टा कर रहे हैं अपन, ठीक है।
तो यहाँ पर एक है, ये दोनों इक्वल एक है कि नहीं है। फिर है ईडी बिंदु एम पर, बिंदु एम कहाँ है, बिंदु एम ये रहा, दिख रहा है बिंदु एम, तो अपन इसको देखेंगे। तो फिर इसमें क्या है, निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा, वापस से वही है, निचला हिस्सा एम बी, एम कहाँ है, एम बी, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर एम ए, जा कहां तक रहा, एम ए, ऊपरी हिस्सा कौन सा है, ए, एम ए, और निचला हिस्सा कौन सा है, एम बी। फिर अपन ने देखा ईडी बिंदु बी पर स्थित है, तो इसमें कौन सा निचला और ऊपरी हिस्सा है वापस से, तो निचला हिस्सा जो है वो किस पे है, देखो 0 पे है, और निचला हिस्सा कहाँ है, ए बी, बिल्कुल ए बी 0 पर है कि नहीं है, इस वजह से, ठीक है। अब ईडी बिंदु एन पर, ईडी बिंदु एन पर मतलब यहां तक इन तीनों का हो गया, इन तीनों का हो गया। अब इसका ऊपर लेके चल रहे अपन, तो निचला हिस्सा कौन सा है, एन और बी, सबसे पहले निचला हिस्सा लिया एन और बी, उसके बाद कौन सा लिया, एन और ए, एन और ए कौन सा है, ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, यहाँ पर बड़ा है कि नहीं है, एम बी, एन बी बड़ा है कि नहीं है, एन बी बड़ा है एन ए से, किससे बड़ा है, एन ए से। देखो ये ज्यादा लाइन लंबी है, ये ज्यादा लाइन छोटी है, तो बड़ा है, तो अपन उसी को स्पेस करके बनाया था अपन ने, ये वाले बनाए थे कि बनाए थे, ये तरीके देखो बड़ा छोटा वाला बनाया था कि बनाया था। तो उसके बाद देखो ईडी बिंदु ए पर, निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा, ए बिंदु कहाँ है, ए बिंदु यहाँ पर, तो वहां पर इक्विटी है तो 0 है, मतलब यहाँ पर क्या इक्विटी है, नीचे वाले में निचले हिस्से में मतलब ऊपरी हिस्से में क्या इक्विटी है, तो ए बी, बी और ए निचला हिस्सा, फिर क्या है अपने यहाँ पर इक्विटी, इक्विटी रखा तो बराबर क्या आ गया, इक्वल, मतलब इक्विटी आ गया। इस डायग्राम में अपन ने यही देखा और कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। अपन ने इससे पहले 5 डायग्राम देखे थे, पांचों के अलग अलग डायग्राम थे, उसमें भी कुछ खास नहीं था, मैंने तुम लोगों को वो डायग्राम भी बताए थे कि नहीं बताए थे। सबसे पहला डायग्राम कौन कौन सा था, ये वाला था, ये वाला कौन सा था, ईडी इक्वल 1, ये कौन सा था, ईडी बड़ा है किससे है, 1 से, ये कौन सा था, ईडी यहाँ पे इक्विटी है और यहाँ ईडी इक्वल 1। उसके बाद एक और डायग्राम था ना, एक और डायग्राम था सेम ऐसा ही था, ये थोड़ा बड़ा था, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्पेस था वो बड़ा था, तो यहाँ पर क्या था, ईडी क्या है, छोटा है 1 से। उसके बाद एक और डायग्राम था इस तरीके का, बीच में इस तरीके की लाइनें खींचती थी, फिर ए भी मान लिया था, माना तक नहीं माना था, और ये कौन सा था, ईडी इक्वल 0। ये 5 डायग्राम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये अपन ने कब पढ़े थे, कल पढ़े थे पांचों के पांचों डायग्राम। इसमें से ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो अपन ने कब पढ़ा था, उससे भी पहले दिन पढ़ा था। उसके बाद कौन से डायग्राम पढ़े अपन ने, 1 2 3 4 डायग्राम कल पढ़े, और आज मैंने ये वाला जो डायग्राम था अपने उसको मैंने पूरा बता दिया। मैंने ये भी बोला था कि मैं कल इसको पूरा बता दूंगी तुम लोगों को, पांचों मतलब पांचों की पांचों, मतलब ये जो डायग्राम बना पांचों का पांचों वो साथ में किस तरीके से बनता है। तुम्हारे किताब में कौन सा, ये वाला ग्राफ भी है तुम्हारे बुक में, छाप काटने वाला, बट वो क्या है, एक कोष्टक में होगा, देखना तुम अच्छे से, जब पीछे जाओगे ना पेज नंबर पे, पीछे जब है ना चैप्टर एंडिंग होने वाला होगा तो उसमें है ये ग्राफ्स हैं, बट क्या है उस तरीके से हैं, श्रेणियों में नहीं लिख रखे हैं तुम्हारे ग्राफ, और श्रेणियां दी भी हुई है, बट मैंने लिखवाई है, तुम उस तरीके से लिखोगे तो तुम्हें भी अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। और इस तरीके से वहां पर तो क्या होता है कि ज्यादातर यूं समझते हैं कि पैराग्राफ में आ गया सारी चीजें, तो पैराग्राफ की पढ़ने लायक नहीं होती, इसमें पैराग्राफ में करके तुम्हारे ने क्वेश्चन मतलब इस तरीके के ग्राफ दिए हुए। तुम लोग क्या सोचते हो कि जो इतना बड़ा चैप्टर लिखा हुआ है तो चैप्टर के अंदर ही पढ़ने का, ये पढ़ने का नहीं है, ये चीजें सोचते हो, बट इसके अंदर है ये चीजें ग्राफ की, ठीक है। उसमें भी 2 ही ग्राफ है, ज्यादा इतने लंबे ग्राफ नहीं है, ठीक है। एक तो ये वाला ग्राफ है और एक इसमें से एक और कोई कौन सा ग्राफ है, मेरे को ध्यान नहीं इतना ज्यादा, तो ये चीज देख लेना तुम लोग। और उसके बाद कौन सा है अपनी कुल व्यय विधि है, कौन सी 2 विधियां खत्म हो गई, आनुपातिक और या प्रतिशत। अनुपातिक प्रतिशत में क्या था, पहला सूत्र था, उसके बाद मैंने सवाल भी दिया तुम लोगों को करने के लिए। फिर क्या है, ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि के अंतर्गत कौन सा है, ये डायग्राम है। उससे पहले अपन ने मांग के लोच की श्रेणियां पढ़ी थी, मांग के लोच की श्रेणियों में कितना है, ये 5 चित्र थे, उसमें भी ये मैंने पहले ही बता दिया था। मांग के लोच की जो पहला पढ़ाया था टॉपिक, उसमें क्या था, सवाल था, फॉर्मूला था, वो मैंने करवा दिया था, ठीक है। अब क्या है अपने कुल व्यय विधि, कौन सी विधि है, कुल व्यय विधि है। और ये डायग्राम जो मैंने अभी लास्ट वाला ये वाला जो एक साथ बताया था, वो डायग्राम ज्यादा ही अच्छे से याद रखना तुम लोग, ऐसा नहीं हो कि वो डायग्राम तुम भूल जाओ और ज्यादा तुम कंफ्यूज कहोगे। ए और बी मतलब ईडी इक्वल वाले में और ऊपर नीचे वाले में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस चीज को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट से देखना, ताकि क्या है तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। मतलब बड़े वाले हैं ज्यादा है वो ऊपर है, कम वाले हैं वो नीचे है, ठीक है। और यहाँ पर जो आ रहा है उसको वापस एक्सप्लेन करोगे तब निचला ऊपर आ रहा है और ऊपरी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना तुम्हारे, तो इजी हो जाएगा।
ज्यादा। आज खत्म हो जाने वाला है चैप्टर, अब लास्ट एक ही टॉपिक बचा है, वो है कुल व्यय विधि। और तुम्हारा ये जो टॉपिक है उसमें कुल व्यय करके, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो वापस से उस तरीके से लिखा हुआ हो। अपने क्या मांग की लोच की थर्ड विधि चल रही थी, वो कौन सी थी? कुल व्यय विधि। ज्यामिति विधि मैंने पढ़ा दी थी, ज्यामिति विधि के अंतर्गत क्या था वो भी तुम लोगों को भी पता है, जस्ट पढ़ा है। अब है कुल व्यय विधि, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग वक्र, सॉरी मांग की दो बार लिख दिया, ठीक है, मांग की कीमत लोच मापी जाती है। इसका मतलब यह है इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, इसका मतलब है कीमत में जो चेंजेस हो रहे हैं, अपन इतनी देर से चल रहे हैं, जैसे 20 रुपए की जगह 25 रुपए हो गए, तो कितने 5 रुपए का फर्क आ गया, मतलब कितने का परिवर्तन हुआ? 5 का परिवर्तन हुआ। तो कुल खर्च के में परिवर्तन के आधार पर, मतलब अब देखो जहां पर 200 रुपए का खर्चा हो रहा था, अब वहां पर कितने 205 रुपए का खर्चा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या 5 रुपए बढ़ गए, ठीक है। अब मतलब इतना डिफरेंट है कि आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जाती है, मतलब कितनी? इतनी मापी जाएगी कि खर्चे में परिवर्तन होने पर क्या हुआ, अगर कीमत पहले इतनी थी तो अब इतनी बढ़ गई, तो वापस से कुल खर्च भी बढ़ गया, जैसे 200 से 205 हो गया। इस तरीके से कुल खर्च 200 तो नहीं हो सकता, तुम मतलब एक्सपेक्ट ही मत करो कि 200 रुपए खर्च होता है। आजकल का एक दिन का मतलब आप होटल में भी खाने जाते हो तो 200 से ज्यादा हो जाता है। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। दूसरों किसी के अनुसार नहीं है, सिर्फ मार्शल के अनुसार है। अगर दूसरे अनुसार होता तो मार्शल नहीं देता, ठीक है। तो कितनी है? 3 है। किसके अनुसार है? मार्शल के अनुसार है। क्या है? मांग की कीमत लोच है। किसकी है कीमत लोच? मांग की है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। किसने दी? मार्शल ने दी। ये चीज अच्छे से याद कर लेना, ये कई पेपर में उठ के आ जाएगा। लोचदार मांग, एकिक मांग या ऐच्छिक मांग या बेलोचदार मांग, कौन सी है? लोचदार मांग, एकिक मांग या ऐच्छिक मांग या बेलोचदार मांग। सबसे पहले है लोचदार मांग, उसको डेफिनेशन पढ़ते अपन। यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्च बढ़ता है या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्च घटता है तो मांग लोचदार कहलाती है। इसका मतलब है कीमत में थोड़ी सी कमी कर दिया, जैसे ये 25 था तो 25 से कितना कर दिया? 24 कर दिया, मतलब थोड़ा सा ही परिवर्तन किया, ज्यादा नहीं किया। करने पर कुल खर्च बढ़ता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुल खर्च बढ़ रहा है, बढ़ता है, कम नहीं हो रहा है। खर्च क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसी और चीज में भी हो सकता है कि एक में कमी की अपन ने, एक में भी इतनी ज्यादा कमी नहीं की, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 24 रुपए में पड़ रहा था तो अपन ने सोचा, कभी जैसे तुम लोग सोचते हो, बहुत जने घर वाले क्या होते हैं, जैसे किसी चीज की दाम कम हो जाता है कि एक बार ऑफर चल रहा हो, मतलब कुछ भी हो, जैसे प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो अचानक से, और अगर अचानक से कम हुआ तो वो क्या करते हैं, उस चीज को ज्यादा खरीद लेते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। तो क्या करते, क्यों स्टोर करके क्यों रखते हैं? ताकि उनको पता है कि बाद में वो कीमत बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। तो क्या हुआ? कुल खर्च बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मुझे बताओ। मैं जहां प्याज 1 किलो लेती, मैंने वही प्याज है ना 5 किलो ले लिए, तो अब बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ जाएगा वो। तो वही है कीमत लोच, मतलब कीमत बढ़ी है, मतलब कीमत कम हुई तो क्या हुआ? कुल खर्च बढ़ गया, मतलब पहले उसकी ज्यादा प्राइस थी, उसके बाद उसकी कम प्राइस हुई, तो वापस का प्राइस बढ़ जाए, यूं करके उन्होंने ज्यादा ले लिया, ठीक है। या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर, अब क्या हो रही है, कीमत को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने पर कुल खर्च घटता है, मतलब अब 24, मतलब 25 से 26 हो गई, मतलब थोड़ा सा ही बढ़ा है, मतलब 26 हो गई, तो कोई नहीं खरीदेगा जाके। लोग क्या करेंगे? कम खरीदेंगे, मतलब 1 किलो खरीद रहे थे तो 1 ही किलो खरीदेंगे, तो मतलब जो उनकी इनकम थी उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, जो बजट था उस पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या हुआ? कुल खर्च कम हुआ, ठीक है। तो मांग लोचदार कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर तुम लोचदार मांग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी की चीजें की कीमत बढ़ी हुई होती है और उसकी कीमत अचानक घट जाती है, तो तुम क्या करोगे? उस चीजों को ज्यादा लोगे। जिससे तुम पेट्रोल देख लो, पेट्रोल में अगर यूं बोल दे कि 2 दिन के लिए 10 रुपए कम हुए, तो तुम क्या करो? सारी की सारी टंकियां फुल करवा दो। होता है कि नहीं होता है? या यूं बोले कि तुम्हारे बैलेंस पे ऑफर चल रहा है, इतने तारीख तक ही है, तो तुम क्या करोगे? बैलेंस करवा दोगे कि नहीं करवा दोगे? जहां तुम 1 महीने का बैलेंस करवाते थे, वहां 6 महीने का करवाओगे, 7 महीने का करवाओगे, 1 साल का करवाओगे, तो वो इफेक्ट है, ठीक है। तो क्या हुआ? तुम लोगों को वो पैसे सारे एक साथ देने पड़े, तो खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। अगर वही उस पर 1 रुपया बढ़ जाता तो तुम लोग 1 महीने का ही करवा रहे होते, वही करवाते ना, ज्यादा नहीं करवाते, ठीक है। तो वो उस पर इफेक्ट पड़ता है। 1 मिनट।
अपन क्या लोचदार मांग पढ़ रहे थे। लोचदार मांग में मैं तुम लोगों को एग्जांपल बताया था अभी जस्ट कि अगर पेट्रोल की रेट यूं बोले तुम्हें 2 दिन के लिए कम हो रही है, तुम क्या करोगे? सब सामान पेट्रोल पे पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? एक साथ पेट्रोल खरीद लेंगे, सही टंकियां फुल करवा देंगे। देख लो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल वही मैंने बोला पेट्रोल की रेट बढ़ गई तो तुम लोग जितना भरवाते हो उतना ही भरोगे, ठीक है ना? तो वो है यहाँ पे एक ही क्या ऐच्छिक मांग। ऐच्छिक मांग की लोच यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐच्छिक में है यही है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। जैसे है ना, यूं बोला कि 25 से 26 हो गया या 26 से 27 हो गया या 27 से 28 हो गया, तो उसमें कुल खर्च पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब इफेक्ट इतना ही है कि चलो ठीक है, कपन है ना 2-3 रुपए कहीं और खर्च कर दे रहे थे, वो यहाँ पर खर्च हो रहा है इतना है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा? खर्च में परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? लोच इकाई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इकाई के बराबर होगी। और बेलोचदार मांग यदि कीमत में थोड़ी कमी करने पर कुल खर्च कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कीमत में कमी की तो खर्च भी कम हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ? वापस कीमत में वृद्धि की तो कुल खर्च भी बढ़ जाता है। तो उसे कौन सी मांग कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। कौन सी कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। लोचदार मांग के अंतर्गत क्या है? मतलब कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब कीमत में कम हुई तो क्या हुआ? खर्चा बढ़ा। और मतलब यहाँ पर ऑफर समझ लो तुम लोग। रोजगार मांग में क्या समझो? ऑफर समझो। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। जैसे तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, अगर अभी मैंने प्याज का एग्जांपल दिया, पेट्रोल का एग्जांपल दिया, बैलेंस का एग्जांपल दिया, तो वो किस में हो गया? अगर वैसे ही आपको कोई फोन चाहिए हो कि अगर मतलब ये बोल रहे हो कभी फोन नहीं लाना, अभी फोन नहीं लाना, अभी फोन नहीं लाना, बट जैसे ही ऑफर आया तो तुम लोगों ने क्या किया? फोन ले लिया। क्यों? तुम्हें सस्ता भी पड़ रहा था। दूसरी बात तो उससे खर्च पे इफेक्ट आया कि नहीं आया? आया। और वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ गई होती तो तुम उस फोन को लेते क्या? नहीं लेते। तो क्या हुआ? खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उस टाइम उतना ही रहा, ठीक है। मैं तुम लोगों को रोज आईफोन 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 15 भी आ गया, मेरे को ध्यान नहीं था, मुझे कल ही पता चला, ठीक है। तो तुम लोग ये सोचोगे मैम को पता ही नहीं, मैम को पता ही नहीं। रियलिटी में मैम को नहीं पता। अब ऐच्छिक मांग में क्या हो रहा था? कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा था, बट है ना जो कुल खर्च है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कुल खर्च उतना का उतना ही रह रहा था, ठीक है। अब बेरोजगार में क्या है? कीमत में कमी की तो खर्च भी क्या हुआ? खर्च भी क्या हुआ? कम हुआ। और कीमत में वृद्धि की तो कुल खर्च भी क्या हुआ? बढ़ा। कुल खर्च भी क्या हुआ? बढ़ा। तो अपन ने ये तीनों पढ़ ली है। अब लास्ट बचा है मांग की लोच की मांग के लोच के निर्धारण के तत्व या घटक। ये पढ़ने बाकी है, अपन ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये खत्म हो गया। मांग की लोच के निर्धारण के घटक जो है उसके अंतर्गत लास्ट यही है। इसमें 3 है, मतलब मांग कुल व्यय वाले में कितने हैं? 3 है, लोचदार, बेलोचदार और एकीक। लोचदार में क्या होता है? परिवर्तन होता है, इफेक्ट पड़ता है, उल्टा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और एकीक में क्या होता है? मतलब इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ना के बराबर इफेक्ट होता है। और बेलोचदार में क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है, सीधा इफेक्ट पड़ता है। मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा और कम होगा तो कम होगा। क्या कम होगा? खर्च कम, खर्च दोनों में, ठीक है। कीमत पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कीमत कम हुई तो खर्च भी कम होगा, और कीमत बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। अब लास्ट बाकी मांग की लोच के निर्धारण के घटक। मांग की लोच के निर्धारण के घटक क्या है? मांग की लोच को निर्धारण के घटक, मतलब अपन जो मांग की लोच निर्धारण कर रहे थे उसके कौन कौन से घटक है वो चीज अपन को देखनी है। सबसे पहले है वस्तु की प्रकृति। सबसे पहले क्या है? वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति में क्या है?
वस्तु मतलब वस्तु किस प्रकृति की है, वो किस तरीके की है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वस्तु अच्छी है तो अपन को उसको लेना है या नहीं लेना है। अगर किसी पे कीमत बढ़ जाती है तो क्या करते हैं अपन, लेते हैं या नहीं लेते, वो किस पे, प्रकृति पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, प्रकृति पर। अगर वो लेने लायक प्रकृति है, उसको हमेशा, मतलब जैसे मैंने गेहूं का एग्जांपल दिया था, गेहूं में क्या था कि वो चीज चाहिए थी, चाहिए ही होती थी अपन को, क्योंकि गेहूं के बिना अपना खाना नहीं बन सकता, रोटी नहीं बन सकती थी। ठीक है, तो अपन को क्या, गेहूं की जरूरत थी। अब वही ऐसी कोई चीज हो जहां अपन को जरूरत ही नहीं हो, जैसे अपन ने चाय और कॉफी का देखा था, मतलब क्या स्थापनीय वस्तुएं थी। स्थापनीय वस्तुएं थी तो क्या हुआ, अपन ने चाय की जगह कॉफी का यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाय की कीमतें बढ़ गई थी, तो उसका स्थापनीय मतलब यूज कर लिया। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीजें हो जो परिवर्तन के लायक नहीं हो, कोई चीजें हो परिवर्तन के लायक हो। प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता पर। जो सेकंड कारण है, सेकंड क्या है, घटक के मतलब निर्धारण, कीमत लोच के निर्धारण का सेकंड जो कारण है वो क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु है। प्रतिस्थापन कौन सी वस्तु होती है, अभी जैसे मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को, चाय की जगह कॉफी का यूज करना, शक्कर की जगह वो अपने जो नॉर्मल शक्कर आती है उसकी जगह अपन किसका यूज कर रहे हैं, वो एक दूसरी शक्कर आती है शुगर फ्री वाली, उसका यूज कर रहे हैं। अगर उसकी प्राइस कम है तो उसके हिसाब से अपन क्या, अपन अपने लिए कौन सी चीज अच्छी है, अगर थोड़ी महंगी पड़ रही है तो क्या अच्छी है, क्या है नहीं है, तो अपन क्या, स्थापनीय वस्तु है उसके, प्रतिस्थापनीय वस्तु है तो अपन उसको देखेंगे। ठीक है, और मैंने स्थापनीय वस्तु का तुम लोगों को डायग्राम भी बताया था कि नहीं बताया था। तीसरा है विभिन्न वस्तुओं के उपयोग, विभिन्न वस्तुओं के उपयोग। विभिन्न वस्तुओं के उपयोग में मतलब ये है कि तुम्हारे लिए वो चीज कितनी उपयोगी है। तुम लोगों को सबसे पहले वो चीज तो नोटिस करनी होगी कि ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या करोगे तुम, उस चीज को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। अगर मेरे लिए ये चीज कम इंपॉर्टेंट होती तो चलो मैंने ये सोचा कि इसका खर्च बढ़ा या कम हुआ तो मैंने वो चीज नहीं खरीदी, बट वो चीज वैसी ही है कि तुम लोगों को पता है कि अब खरीदनी है तो तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, वो चीज बताओ मुझे। ठीक है, फिर फोर्थ है उपभोक्ता के बजट में उस वस्तु का महत्व। उपभोक्ता के बजट में उस वस्तु का महत्व, इसका अर्थ ये है कि अब उपभोक्ता का कुछ बजट बनाया गया था। बजट बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था ना बजट। बजट बनाया था तो उसमें क्या था कि अपन किस चीज को खरीदना है, किस चीज को नहीं खरीदना, उसके हिसाब से अपन ने उसके हिसाब से क्या किया था, इंश्योरेंस भी किए थे किस चीजों के, कि अपन को इस चीजों के क्या करना पड़ रहा था, इंश्योरेंस लेना पड़ रहा था। इंश्योरेंस क्यों लेना पड़ रहा था अपन को, कि बाई चांस कभी इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम उस चीज का अपन यूज कर सके, क्या कर सके, उस टाइम उस चीज का यूज कर सके, किसका, पैसों का। अपन ने ये चीजें भी देखी थी बाद में कि अपन है ना उस चीज को अगर नहीं खरीदते, अगर मतलब इमरजेंसी नहीं आई तो अपन उस चीज को कहीं और जाके इन्वेस्ट करते, ताकि क्या होता है अपने अपने जहां पर उन चीजों की जरूरत है तो वो अपन देखते। और बजट क्यों बनाते ही, क्यों अपन बजट इसलिए बनाते ताकि है ना ज्यादा खर्चा ना हो, इस वजह से बजट बनाते हैं। बजट तो कोई फालतू तो बनाता है नहीं, क्योंकि उसकी सैलरी या उसके जो अमाउंट है उसके हिसाब से ही उसको खर्चा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो किस तरीके से खर्चा करता है। अब आगे क्या है, उपभोक्ता की आदतें, फिफ्थ है। ठीक है, उपभोक्ता की आदतें की आदतें। अब उपभोक्ता की आदत ये है कि उसको जो चीज देखी वो चाहिए हो, तो छोटे बच्चों को तुम लोगों ने देख रखा हो, वही वो भी तो एक उपभोक्ता भी है, क्यों, उसको भी तो संतुष्टि प्राप्त होती कि नहीं होती, उसको भी चीजों की जरूरत होती है कि नहीं होती, उसे हर देखी चीज की जरूरत होती, तो वो भी तो देखना पड़ता है। और अपन है तो अपन किस चीज की आवश्यकता है अपन वो भी तो देखते हैं, अपनी आदतें क्या है, अपने के लिए जरूरतें क्या है, वो चीजें देखते हैं, और उन चीजों के हिसाब से भी अपन करते हैं कि नहीं करते। और फिफ्थ सिक्स है उपभोक्ता को स्थगित करना। इसके अंतर्गत ये है कि उपभोक्ता जो है वो अपनी आदतें हैं, रुचि है, उसको क्या करे, बजट को स्थगित कर दे कि इतना ही है, अब इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। और लास्ट क्या है, समय अवधि पर।
सबसे पहले क्या था, वस्तु की प्रकृति पर। सबसे वस्तु की प्रकृति में क्या देखा अपन ने कि वस्तु की प्रकृति कैसे, उस चीज को यूज करने लायक भी है या नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से कीमत डिसाइड होगी। फिर है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता पर। जो प्रतिस्थापन वस्तु है वो उपलब्ध है तो कम रेंज में तो नहीं है, वो चीज देखेंगे अपन। अगर कम रेंज में होगी तो अपन उसको यूज करेंगे। फिर विभिन्न वस्तुओं के उपभोग पर, मतलब तुम उस चीज का यूज कितना कर रहे हो, उस चीज की जगह अपन दूसरी चीज का यूज करें तो वो कितना कर सकते हैं, विभिन्न विभिन्न मतलब जितनी भी वस्तु उन सबका। फिर है उपभोक्ता के बजट में उस वस्तु का महत्व है या नहीं है। अगर वो तुम्हारे मतलब बजट के अंतर्गत आती नहीं है तो तुम उस चीज को नहीं खरीदोगे, वो चीज भी देखोगे। फिर है उपभोक्ता की आदतें। उपभोक्ता की आदतें कैसी, उन चीजों को मतलब डेली वाली है कि मतलब वो कि जो चीज देखी वो मांगने वाली है, तो उनको चीजों को देखा जाएगा। फिर उपभोक्ता को स्थगित करना, मतलब उपभोक्ता जो होता है उसको स्थगित करता है कि नहीं मुझे इतना ही सामान चाहिए, मुझे यही करना, हम इतने ही हो गए, तो हमारा मतलब कुछ टाइम के बाद वो बजट फिक्स हो जाता है, नहीं इतना यहाँ पर जाने वाला तो यहाँ पर ही जाने वाला, ठीक है। फिर समय अवधि के आधार पर, मतलब उनके पास समय कितना, वो भी तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हर चीज में कितना समय लग रहा है। अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको ये भी हो कि जरूरत भी हो, बट वो कहीं जा रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है तो उन चीजों को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो अपना जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड जो चैप्टर था उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत वो पूरा कंप्लीट हो गया आज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर इसका किसी ने लिया नहीं। अपन ने मांग के है ना निर्धारण करने वाले घटक भी देख लिए हैं। आपको पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, बार बार बोल रही हूँ, अभी सेकंड चैप्टर खत्म, ठीक है। आपको अभी भी ऐसा कुछ हो गया उसमें समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला था कि एक वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी कि उसमें सही नहीं दिख रहा था, मैंने आपको बोल दिया था कि इतना भी नहीं था, तो आप कर सकते थे उस क्लास को अटेंड। दूसरे सारे वीडियोस एकदम करेक्ट है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके बाय।